गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप लोगों ने 5 और 6 जैन की वीडियो देख ली होगी और उसकी पीडीएफ रीड करके और क्विज़ लगा ली होंगी और आप ज़्यादा समय तक याद भी रख पा रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो भी न्यूज़ आप रीड कर रहे हैं उनको रिलेट करके रीड करना स्टार्ट कीजिए। कि अगर कोई भी न्यूज़ नई आती है जिसके अंदर आप पुराना कोई कीवर्ड दिखता है कि पिछली 2-3 दिन की करंट अफेयर में से, तो उसको वहीं के वहीं रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। नहीं होता है तो वापस पीडीएफ में जाइए और रिकॉल कीजिए। 6 जनवरी की पीडीएफ को स्टार्ट करते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान, जो पहले सीएम थे मध्य प्रदेश के, उन्होंने बताया कि अब इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है राइस का, चाइना को बीट करके 145.28 मिलियन टन चाइना ने करा प्रोड्यूस और हमने कितना किया 150 मिलियन टन। ठीक है ना। उन्होंने 184 अप्रूव्ड वेराइटी ऑफ 25 फील्ड क्रॉप्स जो किसने डेवलप किए हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च ने, उनको भी क्या किया, अनवील किया है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है इसके अंदर में। आसाम के गवर्नर ने लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, जो ये इन्होंने क्या इनॉग्रेट किया, संस्कार शाला, इसे क्या बोले, शंकर शाला भी बोलते हैं। ये एक कल्चरल और मोरल एजुकेशन बेस्ड प्रोग्राम है। किसके लिए, 4 से 14 साल के बच्चों के लिए। किसने ऑर्गेनाइज किया, ये मारवाड़ी सम्मेलन कमरूप सखा। ये याद करना इंपॉर्टेंट है कि किसने किया है, कहाँ किया है, लोहिया लॉयंस ऑडिटोरियम गुवाहाटी में। गुवाहाटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उसने एक और चीज लॉन्च की है, सहजीवन, जो ये स्ट्रीट डॉग्स हैं इनको रिलोकेट करने के लिए। ठीक है ना। और कोई आंसर करके बताना कि पहली यूनिवर्सिटी जो वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए आसाम के अंदर खुली है उसका नाम क्या है। और एक और चीज कि इसके अंदर एक और स्कीम लॉन्च की थी, मंथली असिस्टेंट देंगे 15,000 रुपये, किसके लिए, उदासीन भक्त के लिए। ये कौन है, 15वीं और 16वीं शताब्दी में एक मूवमेंट चला था जिसके अंदर एक गॉड को पूजो, भक्ति डिवोशन के लिए इन लोगों ने चलाया था, जिन्हें बोलते थे न्यू वैष्णवाइट्स। ये मॉनेस्ट्रीज हैं, इनके जो सेलिब्रेट मॉन्क्स हैं उनको ये मिलेगा 15,000 रुपया। ठीक है ना। और किसने चलाया था ये, संत श्रीमानता शंकर देवा, संत श्रीमानता शंकर देवा ने ये जो कैंपेन है चलाया था। न्यू वैष्णवाइट मॉनेस्ट्रीज डेवलप्ड है, कहाँ डेवलप नहीं मतलब बनी हुई है, आसाम के अंदर। अच्छा, अमित शाह जी ने एक चीज और इनॉग्रेट की थी, जो ये संत है ना श्रीमानता शंकर देवा, इनका जो बर्थ प्लेस है बतद्रवा थान, इसके लिए भी पैसा दिया था 227 करोड़ इसे दोबारा से बनाने के लिए। ठीक है। अभी मैंने कल इस मिशन के बारे में, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, पिछली किसी वीडियो में डिस्कस किया था। कितने लोगों को याद है वो कमेंट करके बताना। ये मिशन 25,000 लमसम आउटले के साथ में लॉन्च किया गया, जिसके अंदर 2 कैटेगरी है, निर्यात प्रोत्साहन, निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा। निर्यात दिशा के बारे में मैंने डिस्कस किया था कि मार्केट एक्सेस सपोर्ट एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है 4531 करोड़ के आउटले के साथ में। इसके अंदर जो ये एक्सपोर्टर्स हैं उनको सपोर्ट दी जाएगी, दिशा दी जाएगी, उन्हें बाहर जितने भी सम्मेलन होते हैं, उन सब में फेयर्स होते हैं, उन सब में जाने का मौका दिया जाएगा, जिसके अंदर 35% एमएसएमई होना चाहिए और 50 की डेलीगेशन होनी चाहिए मिनिमम, जो कि फ्लैक्सिबल भी हो सकती है। इस सब चीज़ के बारे में बताया था। तो ये क्या था, निर्यात दिशा। और प्रोत्साहन के अंदर मैंने बताया था कि इसके अंदर लोन सस्ते कर दिए जाएंगे क्रेडिट एक्सपोर्टर्स के लिए। ठीक है ना। जो क्रेडिट है एक्सपोर्टर्स के लिए वो सस्ता कर दिया जाएगा। और ये सस्ता कैसे किया गया है, इसके अंदर 5181 करोड़ पहला इंटरवेंशन क्या किया है, इतने करोड़ का 5181 करोड़ का 6 साल के लिए रखा गया बजट, जिससे इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा 2.75 का। और जो बाकी कैटेगरीज हैं, कुछ मार्केट इमर्जिंग मार्केट्स हैं, सपोर्ट करने के लिए इसको और भी बढ़ा दिया जाएगा। यानी अगर आपको 10% पर रेट पर इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपकी तरफ से 2.75 गवर्नमेंट बढ़ेगी। गवर्नमेंट में भी इसको एक क्रेडिट गारंटी, अभी बताऊंगा उसके बारे में, 7.25% ही आपको देना होगा। ठीक है। और आगे दूसरी इंटरवेंशन क्या है कि कोलेट्रल फ्री। क्या किया गया, कोलेट्रल फ्री मतलब जो दूसरी इंटरवेंशन है 2114 करोड़ रुपया दिया गया है कि कोलेट्रल के बगैर भी आप लोन देने से मत घबराइए। 6 साल के लिए रखा गया ये बजट भी। और इसको कौन चलाएगा, कौन कंट्रोल करेगा, इसको किसके तहत है, ये क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। इसके अंदर गारंटी कवरेज कितना, अगर डिफॉल्ट करता है तो 85% माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस का
ये गारंटी दी जाएगी। ये जो CGT MSC है ये भरेगा और मीडियम का 65% भरेगा, ठीक है। और इसके अंदर कैप लगा दिया गया है कि जो 10 करोड़ एक्सपोर्ट है, यानी 10 करोड़ तक का अगर लोन देते हैं तो उसी को हर एक्सपोर्टर के लिए 10 करोड़ तक की गारंटी प्रोवाइड की जाएगी और जिससे फायदा मिलेगा 50 लाख एक फर्म को मिल सकता है 25-26 के अंदर। जो फायदा, अब इन दोनों फर्क क्या है, ये तो इंटरेस्ट सबवेंशन मिल सकता है कि 50 लाख तक का इंटरेस्ट सबवेंशन से फायदा। ये कोलेटरल फ्री जो गारंटी है वो एक एक्सपोर्टर के लिए 10 करोड़ तक है, ठीक है ना, कि वो इतना बेनिफिट इस स्कीम के तहत उठा सकता है, इतने क्रेडिट का। ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, ये एक स्टैंडर्ड सेट करने की एजेंसी है। इसके अंदर इसे बोलते हैं GRI स्टैंडर्ड्स। ये जो कंपनीज होती हैं उनका कितना एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, कितनी ग्रीन हाउस गैसेज वो रिलीज कर रही हैं, उस सब के लिए स्टैंडर्ड्स रिपोर्ट करने के लिए स्टैंडर्ड सेट करती है। इन्होंने एक नया टूल बनाया जिसका नाम है इंटीग्रिटी मैटर्स चेकलिस्ट। अब ये इंटीग्रिटी मैटर्स चेकलिस्ट जो है ये किसके साथ में अलाइन करके बनाई है कि यूनाइटेड नेशंस के एक UN हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप कमेटी है जिसने नेट जीरो कमिटमेंट के लिए क्या बनाए हुए हैं, रिकमेंडेशन दी हुई है, उनके साथ में मैच करके ये वाला जो टूल है एक चेकलिस्ट प्रोवाइड करेगा जिससे कि जो कंपनीज हैं वो अपनी रिपोर्टिंग अच्छे से कर पाए कि कितना सस्टेनेबल उनका जो बिजनेस है वो है, कि कितना उनका ग्लोबल क्लाइमेट इम्पैक्ट है, उस सब चीज़ के बारे में ये है, ठीक है ना। और GRI के कौन से स्टैंडर्ड्स के अलाइन करके बनाया है, ये स्टैंडर्ड्स GRI 102 क्लाइमेट चेंज 2025 स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कंपनी क्या करेंगी, ये अपने डिस्क्लोज करेंगी, इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज मतलब पब्लिक के सामने रखेंगी, जिसके लिए एक चेकलिस्ट है, क्या क्या चीज़ आपको बतानी है पब्लिक को कि कितना सस्टेनेबल आपका बिजनेस है, इस पर क्लाइमेट इम्पैक्ट कितना है, वो सब चीज़ें। सेबी ने अभी मर्चेंट बैंकर्स रेगुलेशन है उसके अंदर अमेंडमेंट्स की हैं, कुछ रेगुलेशंस लेके आए टाइट करने के लिए, कॉम्प्लायंस जो उसको टाइट करने के लिए। अच्छा, पहले आपको बताओ मर्चेंट बैंकर्स कौन होते हैं। अगर किसी भी कंपनी को अपना IPO लेके आना है तो उसके अंदर जो पैसा है, मनी जो भी बदले में मिलेगा और जो शेयर्स है उसका ट्रांजैक्शन मर्चेंट बैंकर फैसिलिटेट करता है इस पेपर वर्क को। और मर्चेंट बैंकर एक और चीज़ करता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंपनी का IPO आता है तो उसका 90% IPO मार्केट में जो शेयर्स है वो बेच जानी चाहिए। अगर वो पूरा नहीं होता है तो सारा पैसा कंपनी को वापस लौटाना पड़ेगा पब्लिक को। तो मर्चेंट बैंकर क्या कहता है कि अगर आपका 80% ही खरीदे गए तो बचा जितना भी है 10%, 90% की जो ये डेडलाइन है, एक थ्रेशोल्ड है, इसको कैच करने के लिए मर्चेंट बैंकर खरीद लेगा इन शेयर्स को। ये मर्चेंट बैंकर्स करती हैं। तो इनके लिए क्या है, कुछ गाइडलाइंस आई हैं। क्या गाइडलाइंस आई हैं, मर्चेंट बैंकर्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है कि पहले से ही कि कैटेगरी 1 जो बड़े मर्चेंट बैंकर्स हैं जैसे SBI कैपिटल मार्केट, ICICI सिक्योरिटीज, और जो कैटेगरी 2 है उसके अंदर जो छोटे हैं। अब इसके अंदर क्या क्या दी गई हैं चीज़ें कि उनकी जो नेटवर्थ है वो 2027 तक जो एक पूरा टारगेट है वो 2028 तक का है कि आपको 2028 तक पहुंचना है, लेकिन आपको 2027 में इतना और फिर 2028 में इतना एक साथ नहीं पहुंचना है, धीरे धीरे पहुंचना है। एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है क्योंकि कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लाते हैं तो किसी भी कंपनी के बस का ये नहीं कि वो आज आ गए, आज से इफेक्टिव है और वो कल से उनको अप्लाई करना स्टार्ट कर दे। तो उन्हें एक टाइमलाइन दी जाती है कि इसके अंदर अंदर आपको करना है। तो क्या करना है, जो उनकी नेटवर्थ है कैटेगरी 1 वालों की वो 25 करोड़ होनी चाहिए और 28 तक 50 करोड़ लेके जानी है। दूसरा, इसी के अंदर जो कैटेगरी 2 है उनको कितनी लेके जानी है, 7.5 करोड़ होनी चाहिए और लेके कहां तक जानी है, 10 करोड़ तक, ठीक है। अब इसके अंदर नेट लिक्विड नेटवर्थ, लिक्विड का मतलब क्या होता है, कैश की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में, और इनके लिए तो जो ये मर्चेंट बैंकर्स हैं निफ्टी 500 शेयर्स की फॉर्म में। अब इनका फायदा क्या है, ये लिक्विड क्यों, लिक्विड का मतलब है कि इनको जो तुरंत यूज किया जा सकता है। अगर ये नेटवर्थ इनकी बिल्डिंग है कोई, क्या बिल्डिंग को तुरंत बेच के पैसा निकाला जा सकता है, बेचा जा सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं जितना कैश में होना, गोल्ड होना या फिर निफ्टी शेयर्स को बेचना है। वो कितनी होनी चाहिए, 6.25 करोड़, 6.25 करोड़ होना चाहिए आपका लिक्विड में आपके पास में, और जिसको 12.5 करोड़ तक लेके जाना है 1.875 करोड़ ये होना चाहिए आपके पास लिक्विड में, और जिसको कहाँ लेके जाना है 2.5 करोड़ करना है लिक्विड एसेट्स के अंदर। और क्या क्या गाइडलाइंस दी इसके अंदर कि जो तुम्हारा रेवेन्यू है कैटेगरी 1 वालों का पिछले 3 साल का जो रेवेन्यू है 3 इयर्स का, वो कितना होना चाहिए, 25 करोड़ होना चाहिए, पिछले 3 साल का एग्रीगेट है।
और इन कैटेगरी 2 वालों के लिए कितना है, ये जो कैटेगरी 2 है इनके लिए है कि आपका 5 करोड़ होना चाहिए। और इन सब की जो कॉम्प्लायंसेस होगा बाद में चेक किया जाएगा वो अप्रैल 2029 में किया जाएगा। और एक चीज और जो आपको याद रखनी है कि जो इनका कॉम्प्लायंस ऑफिसर रखा जाएगा उसकी डेट है कि 3 अप्रैल 2026 तक आपको एक कॉम्प्लायंस ऑफिसर रखना है। कॉम्प्लायंस का मतलब क्या है, जो आपकी रूल्स रेगुलेशंस को मैनेज करेगा कि हाँ कंपनी सेबी के जो डायरेक्शंस है उनके हिसाब से चल रही है। तो उसको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उस बंदे को, जो आप रख रहे हो ऑफिसर, उसका यही काम होगा। और अब जो मैंने ये चीज बताई थी कि जो आईपीओ आता है 80% वाली बात बताई थी, 80% खरीदा जाता है, जो बचा 10% है वो मर्चेंट बैंकर खरीद लेगा। इस प्रोसेस को अंडर राइटिंग बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये अंडर राइटिंग कितना कर सकते हो तुम, तुम्हारे पास जो नेट लिक्विड एसेट्स हैं उनका 20 गुना कर सकते हो, सिर्फ 20 टाइम्स तक उन एसेट्स का, ठीक है। ये सभी के लिए, आई होप कि ये आपको याद हो गई होगी। इसके लिए देखो बेस्ट ये कि मैंने इसको आपको समझा दिया कि कैसे आपको याद रखना है, लेकिन बेस्ट ये रहेगा कि आप अब इस पीडीएफ को रीड करें जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं हो, या फिर आप पहले से रीड करके आए तो अब आपका जो समझ है वो और ज्यादा बेहतर हो गई होगी। अब एक न्यूज है, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, इसने पार्टनरशिप की है किसके साथ में, टैक फिनी। ये पार्टनरशिप पूछ ली जाती है, इन दोनों की पार्टनरशिप हुई है। इस बैंक के लिए ये जो एनबीएफसी है ये क्या बनाएगी, यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी। और इस पार्टनरशिप में किस चीज की स्ट्रेंथन करने के लिए, एक्वायरिंग और इश्यूइंग कैपिटल को। इश्यूइंग होती है जब यूपीआई फैसिलिटी मुझे देता है, हमारे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक है, ये मुझे यूपीआई फैसिलिटी दे रहा है पे करने के लिए, तो ये क्या इश्यूइंग कैपेबिलिटी है इसकी। और अगर आप मर्चेंट हैं और आपको रिसीव करने के लिए जो फैसिलिटी मिल रही है वो फैसिलिटी होती है एक्वायरिंग फैसिलिटी, ठीक है। तो इस चीज के लिए इन लोगों ने पार्टनरशिप करी है, इस बैंक के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा यूपीआई के लिए। और इसकी जो टैक फिनी का क्लाउड नेटिव यूपीआई प्लेटफॉर्म है उसकी जो कैपेबिलिटी है वो है कि 10,000 ट्रांजेक्शन हर सेकंड कर सकता है वो यूपीआई से, ठीक है। स्पेस एक्स का एक फाल्कन 9 रॉकेट है, ये क्या करता है, जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं उनको ऊपर जाके ऑर्बिट में छोड़ के आ जाता है। ये रीयूजेबल रॉकेट है, इसने 21 माह ये जो फ्लाइट ली है। और किसको छोड़ के आया है ये अब की बार, कहाँ से, और वंदेनबर्ग स्पेस फोर्स कैलिफोर्निया से। और सेकंड जनरेशन सैटेलाइट कॉस्मो स्काई मैड अर्थ ऑब्जर्वेशन कॉन्स्टिलेशन। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, ये जो कॉस्मो स्काई मैड अर्थ ऑब्जर्वेशन कॉन्स्टिलेशन है ये इटली का एक मिशन है, इटलीज आइस इन द स्काई, इटलीज आई इन द स्काई। इसके अंदर ये ऊपर सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। और ये सेकंड जनरेशन के जो सैटेलाइट है उनमें से तीसरा है 4 सैटेलाइट में से, अभी एक और लॉन्च करना है इन्हें। इसको कहाँ छोड़ के आया है, 618 किलोमीटर पर छोड़ के आया है। ये सैटेलाइट क्या है, ऊपर से 2 काम करेगा, सिविलियन काम और मिलिट्री काम। डिजास्टर मॉनिटरिंग, कहीं अर्थक्वेक आता है, सुनामी आती है, उन सब चीज को मॉनिटर करेगा, और मिलिट्री के लिए मॉनिटरिंग भी करेगा। दूसरा, जो ये सेकंड जनरेशनल सैटेलाइट्स हैं इनको इस तरीके से प्लेस किया गया है कि ये हर स्पॉट को दिन में 2 बार देखेंगे, एटलीस्ट जो कवर होगा हर स्पॉट दिन में 2 बार कवर होगा इन सैटेलाइट से। और ये जो सैटेलाइट है कैसे, डुअल यूज सिंथेटिक एपरेचर रेडार। आपने बहुत सारे सैटेलाइट रीड किए होंगे, उसमें एसएआर पढ़ रहे होंगे आप। ये क्या है, सिंथेटिक एपरेचर रेडार। ये नॉर्मल विजिबिलिटी की तरह नहीं है कि जैसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, हमारा कैमरा होता है, फोन का कैमरा होता है उससे देखता है कि हाई रेजोल्यूशन कैमरा, बल्कि ये रेडियो वेव्स से छोड़ता है, रेडियो वेव्स। उससे क्या है, इसके पास ये कैपेबिलिटी आ जाती है कि क्लाउड्स के पार भी देख सकता है, बारिश होती है रेन उसके पार भी देख सकता है, ना कि नॉर्मल कैमरा की तरह की विजिबिलिटी खत्म हो जाए उस तरीके का ये नहीं होता, ऐसे आ रही है, ठीक है। अब जो ये सैटेलाइट लॉन्च किए इनकी एक और खासियत है कि स्पॉटलाइट व्यू होगा इनका, एक स्पॉटलाइट व्यू होगा और एक स्कैन एसएआर होगा। स्पॉटलाइट व्यू होगा कि एक स्पॉट को वो 0.3 किलोमीटर ऊपर से, इतनी ऊपर से आपको जो इमेज मिलेगी वो ये समझो कि 300 मीटर ऊपर से खींची गई है। और दूसरा क्या है कि वाइड रेंज, अगर आपको बहुत बड़ा एरिया एक साथ सर्वे करना है तो 200 किलोमीटर ऊपर तक का एरिया भी दिखाएगा आपको,
कि 200 किलोमीटर एरिया एक साथ आपको इमेज में दिखाएगा, जिससे आप उसका सर्वे भी कर सकते हैं। तो स्पॉटलाइट और स्कैनएसआर दो इसके फीचर्स हैं, ठीक है। और हाँ, इसको बनाया किसने, इन सैटेलाइट्स को कौन बिल्ड कर रहा है, थेल्स एलिना स्पेस, ठीक है ना। ये नाम याद रखना है, सैटेलाइट का नाम याद रखना, कॉस्मो स्काईमेड। और ये फाल्कन 9 है, ये बहुत लेके जाता है, ये फोटो आपको हर जगह मिल जाएगी। ये जो है ना व्हाइट कलर का, ये इसमें नीचे फाल्कन लिखा होता है, फाल्कन 9 ये छोड़ के आता है। स्पेस एक्स का ये रॉकेट है, स्पेस एक्स का रॉकेट है। इन्फोसिस एक बड़ी कंपनी है इंडिया की, और इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन है, उसने विनर्स अनाउंस किए किसके, इन्फोसिस प्राइज 2025 की। 6 कैटेगरी में करेंगे। ये वो लोग हैं जो अपनी रिसर्च से या फिर अपनी जो स्कॉलर नॉलेज है उससे उन्होंने कुछ एकम्प्लिश किया है, और उस एकम्प्लिशमेंट ने क्या, एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट छोड़ा है इंडिया के ऊपर। तो इसके अंदर जो गोल्ड कैटेगरी है उसके अंदर इनाम कितना, $1,00,000, मतलब कि इसको रुपीज में कन्वर्ट कर दीजिए, 90 पॉइंट समथिंग रुपी चल रहा है, तो उतने रुपीज का इनाम हो जाएगा। तो हमें $1,00,000 याद रखना है। और ये 6 कैटेगरी में दिया जाता है, इकोनॉमिक्स में, इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस में, ह्यूमैनिटीज में, और सोशल साइंस, लाइफ साइंस एंड मैथमेटिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस, ठीक है। इन कैटेगरीज के अंदर है, इनके नेम्स दिए हुए हैं, आप इनमें से याद कर लीजिए इन 6 नाम को। मैं अगर आपको अपनी खुद की पर्सनल चीज बताऊं तो मैं सिर्फ इन न्यूज़ों को छोड़ देता था। मुझे पता है कि इनमें से हो सकता है पूछा भी जा सके, लेकिन फिर भी याद करना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो मैं छोड़ देता था। लेकिन इकोनॉमिक्स में आप निखिल अग्रवाल हैं, जो मैसेच्यूसेट्स यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़े हुए हैं, इन्होंने क्या किया, मार्केट डिज़ाइन किया है, डेवलपिंग मार्केट डिज़ाइन फॉर एलोकेशन मैकेनिज्म। अब इन्होंने डिफरेंट काम किए हैं अपने, इनके नाम याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। एंड्रयू ऑलेट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से पढ़े, क्योंकि इन्होंने प्राकृतिक लैंग्वेज और इंडियन लिंग्विस्टिक्स के ऊपर रिसर्च की है, काम किया अपना, और इनकी एक बुक भी है, लैंग्वेज ऑफ स्नेक्स। ये नाम याद रखना भी आसान हो जाए क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी है, ठीक है। बाकी के नाम इसमें दे रखे हैं, आप उसे याद कर सकते हैं। अब ये तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है एम.के. स्टालिन, इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम क्या है, तमिलनाडु एश्योरेंस पेंशन स्कीम। इस पेंशन स्कीम को आप यूपीएस स्कीम की तरह समझ सकते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम क्या थी, एम्प्लॉय से कोई भी वो नहीं लेना है कंट्रीब्यूशन, और एनपीएस में क्या था, दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे, और ये मार्केट बेस्ड थी, कोई भी एश्योर्ड इनकम नहीं थी। लेकिन यूपीएस क्या थी, यूनिफाइड, इसमें कंट्रीब्यूट तो दोनों करेंगे। इन दोनों के फीचर को मिला दिया गया, मतलब एश्योर्ड पेंशन भी है आपके पास, और इसका कंट्रीब्यूशन वाला पार्ट कि दोनों लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। ये हमारी यूपीएस और ओपीएस एनपीएस थी, ये 3। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि आपकी जो पिछली, आप रिटायर हो रहे हैं और आपकी बेसिक सैलरी मानो 42,000 है, तो उसका 50% आपको पेंशन मिलेगी, ठीक है। और जिसके लिए आपको कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा 10% बेसिक पे का, ठीक है ना। बचा कंट्रीब्यूशन तमिलनाडु गवर्नमेंट भरेगी, और उस कंट्रीब्यूशन के लिए एक साल में खर्चा कितना आएगा, 11,000 करोड़। और टोटल खर्चा कितना आएगा इस स्कीम के लिए, टैप्स स्कीम है तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम, इसके लिए 13,000 करोड़ का खर्च आएगा। इस स्कीम के अंदर और क्या है, अगर डेथ हो जाती है तो पेंशनर की जो भी नॉमिनी होगा, जो भी बेनिफिशियरी होगा, उसको 60% ऑफ पेंशन मिलेगा। और अगर सर्विस के दौरान डेथ हो जाती है तो उसमें उनको 25 लाख से ज़्यादा ग्रेजुटी नहीं मिलेगी, और वो ग्रेजुटी उनके सर्विस ईयर के अकॉर्डिंग होगी। कितने साल, 5 साल सर्विस की है तो मानो अगर 15 लाख मिल रहे हैं, 10 साल की है मानो उन्हें 20 लाख मिल रहे हैं, 25 लाख मिल रहे हैं, तो 25 लाख से कम होना चाहिए सर्विस के अंदर जो डेथ होती है अगर उनकी। और ये किसके लिए, सिर्फ तमिलनाडु के स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। अच्छा, हमारे यहाँ फरवरी में इंडिया एआई समिट होने वाली है। उससे पहले इंडिया ने क्या किया अक्टूबर 2025 में, कि हम रीजनल एआई कॉन्फ्रेंसेस करेंगे इंडिया के 8 रीजन्स में। उनमें सेलेक्ट किया गया था किसको, मेघालय को, शिलोंग, गुजरात में गांधीनगर, भुवनेश्वर, भोपाल, लखनऊ, जयपुर, राजस्थान, तिरुवनंतपुरम, केरला, हैदराबाद, तेलंगाना, ठीक है। अब यहाँ 6 जनवरी को
जयपुर में होने वाली है। अच्छा, इन रीजनल कॉन्फ्रेंसेस का मकसद था कि जो वहाँ की मिनिस्ट्रीज़ हैं या फिर आईआईटीज़ हैं, स्टेट गवर्नमेंट है और जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इसके अंदर पार्टनरशिप करें, नॉलेज शेयर करें और इसको बेहतर बनाएं, और जिससे कि जो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट होने वाली है उसको और सक्सेसफुल बनाया जा सके। तो ये जो समिट होने वाली है राजस्थान के अंदर होगी, रीजनल समिट एआई कॉन्फ्रेंस, राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026। ये इसके साथ में मैच कर दी जो राजस्थान की डिजी फेस्ट और टाई ग्लोबल समिट होने वाली थी, इसके साथ होगी। ठीक है, यहाँ बात किस किस चीज़ के बारे में होंगी कि कैसे एआई को और एथिकल और रेस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है, कैसे पब्लिक को और अच्छी सर्विसेज दी जा सकती हैं एआई की हेल्प से, और गुड गवर्नेंस की जा सकती है एआई की हेल्प से, एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप किया जा सकता है और बेटर, उन सब चीज़ों के बारे में बात होंगी। और उसी से रिलेटेड एक न्यूज़ है, इंडिया एआई जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर काम करती है, उसने किसके साथ में, गवर्नमेंट ऑफ आसाम के साथ में और आईआईटी गुवाहाटी के साथ में क्या कोलैबोरेशन किया कि वो एक मीटिंग करेंगे, ह्यूमन कैपिटल ग्रुप मीटिंग, जनवरी 5 और 6 को। कहाँ करेंगे ये, आईआईटी गुवाहाटी के कैंपस के अंदर। और वर्किंग ग्रुप को कौन चेयर करेगा, प्रोफेसर टीजी सीताराम, ये किसके, ह्यूमन कैपिटल वर्किंग ग्रुप एंड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ एआईसीटी के फॉर्मर चेयरमैन भी है। 2 दिन ये मीटिंग चलेगी। ठीक है, और यहाँ जो पॉलिसी मेकर्स हैं और एकेडमिक लीडर्स हैं, ये सब लोग एक पास बैठकर डेलिब्रेट किस चीज़ पर बात करेंगे कि फ्यूचर ऑफ एजुकेशन, आगे कैसे स्किल बढ़ाई जाए वर्कफोर्स की, कैसे यूथ को एआई से एम्पावर किया जाए कि एआई की स्किल्स उसके अंदर डेवलप हो, आगे जाके वो और स्किलफुल हो, जिससे कि हमारी जो इकोनॉमी है वो और अच्छा ग्रो कर पाए। और यहाँ भी वही बताया गया कि ये भी जो इंडिया समिट है 15 से 20 फरवरी को होने वाली है न्यू दिल्ली में। क्या नाम है समिट का, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। आईआईटी गुवाहाटी से किसी को याद आया हो तो मैंने अभी बताया था, गुवाहाटी से रिलेटेड, आसाम से रिलेटेड 2 न्यूज़ मैंने पूछी थी, जिसको कमेंट में बताना है कौन सी न्यूज़ पूछी थी मैंने। एक तो डॉग्स से रिलेटेड थी और एक यूनिवर्सिटी खुली है आसाम के अंदर। ठीक है, अच्छा आपको याद हो जेपी नड्डा जी फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और केमिकल फर्टिलाइजर्स के मिनिस्टर हैं, और याद हो तो पिछली वीडियो में ये कहाँ आए थे, कोई कमेंट करके बताना, मैं बताता हूँ आपको। ई बिल सिस्टम के लिए आए थे। किस चीज़ का ई बिल सिस्टम था, और पॉइंट ऑफ सेल मशीन पर जो यूरिया बेचता उससे रिलेटेड था। ये ऐसी न्यूज़ ये आपको याद रखनी है। अब इन्होंने क्या लॉन्च किया, इंडियन कोपोया जो भी है, ये 10th एडिशन है। ये है क्या, एक ऑफिशियल बुक है ये। इसके अंदर क्या है, स्टैंडर्ड्स लिखे होते हैं, स्टैंडर्ड्स, और वो किस फॉर्म में लिखे होते हैं, मोनोग्राफिक्स, मतलब एक छोटा सा डॉक्यूमेंट होता है हर ड्रग्स के लिए, हर टाइप की ड्रग्स के लिए, कि क्या क्या स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करने हैं, कितनी प्योरिटी है मेडिसिन की, कितनी पावर है, कि किस, मानो कहते हैं ना, जाते हैं कि एक टैबलेट ले आओ, एज पूछता है डॉक्टर, कहता ठीक है आधी खानी है, बड़ा है तो कह देता पूरी खा लेनी है, तो वो पावर और कहाँ रखनी है स्टोरेज, वो सारी चीज़ें, उन सब के बारे में। और ये भी कि ये एक्चुअल में मेडिसिन फेक तो नहीं है, उस चीज़ का क्या प्रूफ है, वो भी ऐसे स्टैंडर्ड्स इसमें लिखे होते हैं। तो ये बुक लॉन्च की है 2026 के लिए। इसके अंदर 121 नए मोनोग्राफ ऐड किए गए हैं और 20 ब्लड मोनोग्राफ ऐड किए गए हैं, यानी कि ब्लड कहाँ स्टोर होना चाहिए, रेडिएशन से ट्रीट किया हुआ होना चाहिए, जिससे कि इन्फेक्शन ना हो ट्रांसफ्यूजन के समय पे। ठीक है, ब्लड को, और इंडिया पहला कंट्री जिसने ब्लड के लिए भी स्टैंडर्ड्स मोनोग्राफ सेट किए हैं वर्ल्ड के अंदर में। ठीक है, और ये कहाँ लॉन्च की है, अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली के अंदर लॉन्च की है। और ज़्यादा फोकस कहाँ है, एंटी ट्यूबरक्लोसिस, एंटी डायबिटिक्स, एंटी कैंसर मेडिसिन के ऊपर क्या है, और आयरन सप्लीमेंट्स, इन कैटेगरीज के ऊपर ज़्यादा फोकस रखा गया इस बुक के अंदर। 10th एडिशन है ये बुक का। इसको पावर कहाँ से मिलती है, एक एक्ट का नाम क्या है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ठीक है, बाकी चीज़ें आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रख लीजिए। जेपी नड्डा जी ने रिलीज़ किया है, किस चीज़ को रिलीज़ किया है, इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और याद रखना कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, जो हमारे के डाटाबेस के अकॉर्डिंग 2009 से 14 के बीच में हम 123वीं रैंकिंग पे थे, लेकिन अब 8th पोजीशन में है। इसीलिए हमारा मिशन क्या, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया को दवाई देंगे। तो उसके लिए हमें स्टैंडर्ड सेट करने जरूरी है कि कौन सी दवाई कैसे, कितनी क्वालिटी होनी चाहिए, वो सब चीज़ें।
अच्छा, एक ये न्यूज़ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 4100 करोड़ देने का एग्रीमेंट किया है किसको, तेलंगाना गवर्नमेंट को। वो क्या बना रहा है, फेज 1 ऑफ मूसी रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। आपको एक चीज याद रखनी है कि अभी ये आप 1 जनवरी से न्यूज रीड कर रहे हैं, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, ब्रिक्स बैंक है। अब ये सारे बैंक्स लोन देने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए। तो आपको याद रखना है, रिलेट करते चलना है, जब भी एशियन डेवलपमेंट बैंक आगे कोई और लोन देगा तो हमें याद रखना है कि तेलंगाना को भी लोन दिया किसके लिए, मूसी रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। और इस तेलंगाना गवर्नमेंट ने क्या, एक प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी सेंड की है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को, वहां से भी 3138 करोड़ मांगे हैं। 5 जोन्स में डिवाइड कर दिया गया रिवर को। पहला जोन 55 किलोमीटर डेवलप करेंगे हम, ठीक है। और इसकी जो रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट तैयार कर रहा है वो सिंगापुर की एक फर्म है जो इस रिपोर्ट को तैयार कर रखी है, इंडिपेंडेंट इंजीनियरिंग फर्म, ये उस फर्म का नाम है, मैन हार्ट, ठीक है। इस पर एक बापू घाट भी बनाया जाएगा महात्मा गांधी को याद रखते हुए इस प्रोजेक्ट पे। ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने, एक महारत्ना कंपनी है, किसके साथ में मेमोरेंडम साइन किया है, एक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर ऑटोनोमियस बॉडी है। अच्छा, इसने किस लिए चीज के लिए किया है, जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंट स्कूल्स हैं, ये वो रेसिडेंट स्कूल्स हैं कि हर तहसील के अंदर, सब डिस्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है, तहसील के अंदर एक स्कूल बनाया जाएगा, जिसके लिए रिक्वायरमेंट भी कम करती है। पहले 20 एकड़ चाहिए होती थी जमीन, अब उसको 15 एकड़ कर दिया गया है। और उसकी पॉपुलेशन 20,000 ST पॉपुलेशन होनी चाहिए, या फिर वहां की 50% पॉपुलेशन, जो कि उसकी 50% पॉपुलेशन होनी चाहिए, सॉरी, जो उसकी टोटल पॉपुलेशन अगर 40,000 है तो 20,000 उसमें से ST होने चाहिए। तब वहां तहसील के अंदर एक EMRS स्कूल बनाया जाएगा, ठीक है। और क्या करा जाएगा, ये ONGC ने किस चीज के लिए कोलैबोरेट किया है कि इनको मेंटरशिप दी जाएगी कैरियर के लिए, डिजिटल एजुकेशन से के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, उस सब चीज के लिए ये क्या किया है, कोलैबोरेशन किया है। किस किसने कोलैबोरेशन किया, आपसे ये पूछा जाएगा, किस चीज के लिए किया है ये पूछा जाएगा। तो किसने किया है, ONGC ने किया है, NST FDS, नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ में किया है, ठीक है। हमारे जो चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी हैं, उन्होंने क्या किया है, सूर्यकांत हमारे यहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ भूटान के साथ में फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ यंग लीगल प्रोफेशनल्स, जो हमारे यंग लीगल प्रोफेशनल्स हैं वो प्रैक्टिस करेंगे भूटान में, और भूटान वाले क्या करेंगे हमारे यहाँ। उसके लिए उन्होंने क्या किया है, 2 लॉ क्लर्क्स भूटान से आए जो सुप्रीम कोर्ट में 3 महीने तक एंगेज रहेंगे, काम करेंगे, उससे उनकी ट्रेनिंग होगी, नॉलेज एम्पावर होगी। 6 जनवरी को 9वां नेशनल सिद्धा मेडिसिन डे बनाया, सिद्धा डे बनाया। ये नेशनल मेडिसिन है, ये बर्थ एनिवर्सरी है सेज अगाथियार, जिन्होंने इसके बारे में काम किया था, किसके बारे में, सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन के फादर हैं ये। इनकी एनिवर्सरी को क्या बनाया, नेशनल सिद्धा डे। लेकिन हमें याद क्या रखना, सिद्धा फॉर ग्लोबल हेल्थ। हमें ये पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं बजाय कि इस डेट को, और इसे याद रह पाने के भी चांसेस कम है थीम के अकॉर्डिंग। अगला क्या है, वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फेंस। ये वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फेंस भी 6 जनवरी को मनाया जाता है। रेडियो संगम, पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन लगाया LOC पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर, कहाँ, राजौरी में, जम्मू कश्मीर के अंदर। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग हुआ था, कहाँ, न्यू दिल्ली में हुआ था, इंडियन नेवी ने ऑर्गेनाइज किया था। उसकी थीम क्या, प्रमोटिंग होलिस्टिक मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रोथ, रीजनल कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कैपेबिलिटी एनहेंसमेंट। ये याद रख लीजिए, पूछी जा सकती है। क्यून श्रीकित किटी याकारा, ये क्वीन मदर है, कहाँ की, थाईलैंड की, इनकी देहांत हो चुका है, ठीक है। तो इनका नाम याद रखना, पूछा जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में 7 जनवरी की में। और मुझे कमेंट करके आप लोग ये बताइए, क्या मुझे जिस दिन संडे में PDF नहीं आती है उस दिन टाइम निकाल कर क्या एक वीडियो बनानी चाहिए वीकली, जिसमें वीकली रिवीजन करा दिया जाए, जितनी भी सारी 7 दिन की न्यूज़ है, या फिर स्मार्ट कीड़ा की ही जो PDF है वीकली, उसको उठाकर उसका रिवीजन करा दिया जाए। और उस वीडियो की मुझे ड्यूरेशन कितनी लिमिट के अंदर रखनी चाहिए वो भी कमेंट करके बताइए, और फीडबैक जरूर दीजिए क्या कि मैं कैसे और इम्प्रूव करूं अपनी इन वीडियोस को। ये सीरीज में कंटिन्यू रखने वाला हूं, और मैं चाहता हूं कि जो लोग अब लास्ट तक आ गए उन लोगों के लिए मैसेज है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप डेली करंट अफेयर्स रीड कर रहे हैं, इससे क्या होगा, फायदा क्या आपका। लास्ट में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोग देख रहे हैं तो आपको इसका फायदा जानने की जरूरत है।
डेली करंट अफेयर जब आप रीड करेंगे तो आप क्विज लगाएंगे, पीडीएफ रीड करेंगे। यहां से समझ लिया आपने, पीडीएफ रीड कर ली, अब आपने क्विजेस लगा दी। हो सका तो मैं किसी दिन 6 के 6 दिन की मैं सिर्फ पढ़ा के कभी दोबारा रिवाइज नहीं कर रहा हूं, अभी सिर्फ डायरेक्ट क्विज दूंगा। और मैं चाहता हूं कि जब आप क्विज लगाएं, डेली पीडीएफ रीड करें, क्विज लगाएं, और जो वीकली क्विज आएगी उसको डायरेक्ट पहले क्विज लगानी है, आपको पीडीएफ रीड नहीं करनी है। आप 7 दिन में कितना रिटेन कर पाते हैं वो आपको क्विज बताएगी, ठीक है। और उस क्विज को लगाने के बाद में आपको ये पता चलेगा कि मैं कौन सी न्यूज़ को ज़्यादा भूल गया था, उनको आप अच्छे से रीड करेंगे, और न्यूज़ के कौन से एंगल पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया उसको आप ज़्यादा फोकस रखेंगे। और मेरी वीडियो से आपको सिर्फ इतना फ़ायदा मिलेगा कि जो कॉम्प्लिकेटेड न्यूज़ हैं उनको मैं एक स्टोरी टेलिंग के वे में थोड़ा आपको बता पाऊँ। और इसका फ़ायदा सबसे बड़ा होने वाला, आपने प्रीलिम्स दिया और प्रीलिम्स देने के बाद में बहुत थोड़ा समय बचता मेंस के बीच में, और रिजल्ट आने के बाद में तो 7 से 8 दिन ही बचते हैं, कई बार मिनिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन बचते हैं, ठीक है ना, रिजल्ट आने के बाद में मैक्सिमम। अब आप एक बात सोचिए, 15 दिन में आप अगर 3 मंथ्स की करंट अफेयर्स भी रीड करते हैं तो आपको क्या होगा, आपका नुकसान होगा कि आप जो इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे थे, क्वांट की और रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, वो कम हो जाएगी। इतने मार्क्स आप यहाँ सीए में नहीं इंक्रीज कर पाएंगे जितने आप यहाँ गिरा लेंगे। और ये गलती मैंने आरआरबी पीओ के टाइम पे की थी कि लास्ट टाइम में मैंने रिवीजन किया, और उस टाइम में हमेशा यही होता है हर एस्पिरेंट के साथ में, मोस्टली के साथ में, जो डेली रीड नहीं करते हैं, कि वो लास्ट टाइम पे मेंस से पहले रीजनिंग को, सॉरी जीए को इतना फोकस दे देते हैं कि बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे उनका ध्यान नहीं रहता है। 10 नंबर लाने के लिए जीए में बहुत मशक्कत करनी होती है, और अगर देखा जाए 2-2, 3-3 नंबर अगर इनमें भी घट रहे हैं तो 10 नंबर आप यहाँ रिड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के जो प्रेशर है आप उससे बच जाएंगे, और आप बल्कि अच्छा स्कोर कर पाएंगे जीए में भी। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।